हाय रे, कितना कर्जा हो गया है। लगता है मैं नॉन मेटल्स बन गई हूँ। सो हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो योर केमिस्ट्री वाली मैम हैज़ ब्रिंग न्यू टॉपिक नॉन मेटल्स। मेटल्स के बारे में हम अभी तक सारा कुछ स्टडी कर चुके हैं। अबाउट मेटल्स, व्हाट अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज, सारा देख लिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। Non-metals are known as electronegative elements। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि जो भी पर्सन उधार लेता है, किसी से कर्जा लेता है, तो वो अपने आप में एक नेगेटिविटी फील करता है। ठीक है, और जो उधार दे रहा है, ठीक है, वो अपने आप को पॉजिटिव फील करता है, बिल्कुल टेंशन फ्री होता है, सोचता है कि कभी ना कभी पैसे वापस आएंगे। लेकिन जिसने पैसे लिए हैं, ठीक है, वो किस में है? नेगेटिविटी में है। क्या सोच रहा है कि मुझे रिटर्न करने हैं, कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो पैसे ले रहा है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नॉन मेटल्स की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि नॉन मेटल्स भी क्या करते हैं? नेगेटिव आयंस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद क्या करते हैं? नेगेटिव आयंस बना देते हैं। जैसे कि मेटल्स पॉजिटिव आयंस बनाते थे, इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, उसी तरह से क्या करते हैं नॉन मेटल्स? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सपोज वी हैव एग्जांपल हियर Cl, क्लोरीन है। अब यहाँ पर देखिए 2,8,7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है? 2,8,7 मीन्स कि 17 एटॉमिक नंबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जाएगा अपने 1 इलेक्ट्रॉन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 7 पर्सन को, ऑफ कोर्स नॉट। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम होती है वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है, अब यहाँ पर इसके पास 7 है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। तो ये किसी ना किसी से जाएगा, ढूंढेगा कि मैं जाकर किसी ना किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे Na है, ओके, Na के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया। ओके, Cl ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपनी आउटर मोस्ट को कंप्लीट कर लिया, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। ओके, और यहाँ पर क्या बनाता है? माइनस का साइन आ जाता है, मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बना लेता है। ठीक है, तो बच्चों यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो मेटल्स होते हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं, कोई भी होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो जो हमने मेटल्स की पढ़ी थी, बस उसका ऑपोजिट कर देना है। अब जैसे कि हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट मेटल्स आर मैलिएबल, मैलिएबल होते हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं, वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मैलिएबल होते हैं, थिन शीट्स में बनाए जा सकते हैं। क्या होता है? जो कि नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल होते हैं, ना कि मैलिएबल, मीन्स कि आप इनको थिन शीट में नहीं बना सकते। क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स के अपोजिट हो गए, बैड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट आता है नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन। एक्सेप्शन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज में कि देयर आर सो मैनी एक्सेप्शन। उसी तरह से आयोडीन भी एक एक्सेप्शन में आता है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, है नॉन मेटल लेकिन लस्टर करता है, शाइनी अपीयरेंस देता है। नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, शाइनी अपीयरेंस नहीं देते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइनी अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट देखिए सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या करता है? हार्ड होता है। ओके, जबकि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट लो एमपी, इनके जो मध्य प्रदेश है इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे होते हैं? लो होते हैं। ठीक है, नॉन सोनोरस, जैसे कि हम मेटल्स की बात करते थे, टन करके तेज आवाज़ जो कि बैल की निकलती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? नॉन सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप किसी वुड पे हाथ मार कर देखो, ऑफ कोर्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लास्ट आता है लो डेंसिटी, जो कि नॉन मेटल्स होते हैं, उनकी डेंसिटी लो होती है, जबकि आप कह सकते हो
कि जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, हम क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। होप आपको समझ में आ गया हो। विल कंटिन्यू दिस टुमारो। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर for chemical properties of non-metals. We have already studied about non-metals. Non-metals को हमने already देख लिया है that electronegative elements जो कि non-metals कहलाते हैं. We have seen the properties of non-metals. ये brittle होते हैं, non-sonorous होते हैं, they don't give shiny appearance एक्सेट्रा, ठीक है, एंड ऑल्सो बैड कंडक्टर। सो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, ठीक है। अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्टली वी हैव सीन रिएक्शन विद O2 इन मेटल्स। मेटल्स में हमने देखा था कि जब ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड बना लेती हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, वैसे ही नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। दीज कैन बी एसिडिक और न्यूट्रल। एसिडिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, दैट इज अप टू द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस पर डिपेंड करता है कि एसिडिक बनेगा या फिर न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसिडिक में वी कैन सी CO2, SO2, NO2 एक्सेट्रा, या फिर न्यूट्रल है तो CO, HO, NO। ये सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए फॉर एसिडिक एंड न्यूट्रल। अब बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। मैम ने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, ना ही यहाँ कुछ लिखा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि जहाँ पर 3 टैप्स लगे, जिसको ठंडे पानी से नहाना हो वो ठंडे पानी से नहा लेगा, जिसको गर्म पानी से नहाना हो उसको गर्म पानी से नहा लेगा, और जिसको नहीं नहाना है, जिस टैप में पानी नहीं आ रहा है वो उसके नीचे बैठ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि रिएक्शन तो हो रही है लेकिन कहाँ हो रही है, दिखाया ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन होती ही नहीं है, ठीक है। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, उसी तरह से डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते नहीं हैं, और साथ ही साथ डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सो स्टूडेंट्स, देयर इज द नेक्स्ट टॉपिक, एलॉयज। एलॉयज अगर आप मेरी क्लास 9th की वीडियो उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी एलॉय की डेफिनेशन अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं, डेफिनेशन भी है। स्टिल इट इज़ इंक्लूडेड इन क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एक बार और समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है। ग्रेड 9 में सिर्फ और सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स देखने थे या डेफिनेशन देखनी थी, ओके। लेट्स सी, एन एलॉय इज अ होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर मतलब कि जो कि एक समान मिक्सचर होता है, एक जैसा होता है, मीन्स कि यू कैन नॉट डिफाइन, आप नहीं पहचान सकते कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। अब होमोजेनस मिक्सचर हो किसका सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स हो सकती हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल हो सकती है, या फिर नॉन मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है। इन जनरल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉयज आर डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इस चीज़ को याद रखिए, क्या कह रहा है कि होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब होता है कि एक समान। अब सपोज हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें शुगर मिक्स किया, ठीक है। शुगर मिक्स करने के बाद कैसा हो जाएगा, और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं, कैसा मिक्सचर बन जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर बनेगा, ठीक है। उस मिक्सचर में क्या होता है, शुगर होती है, सॉल्ट होती है। अब ये चीज़ आपको पता है, लेकिन जब आप ग्लास को देखते हैं तो होमोजेनस दिखाई देता है, मीन्स कि कंप्लीटली मिक्स्ड हो चुका है, डिज़ोल्व हो चुका है। आप उसके कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ से कुछ डिफरेंट ही आपको मिला है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जिन भी कंस्टिट्यूएंट्स से ये एलॉयज बने हुए होते हैं, ठीक, क्या होता है, उनसे अपनी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल डिफरेंट पाते हैं, मीन्स कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं। अब देख लो कैसे, स्ट्रॉन्गर दैन दैट मेटल फ्रॉम विच दे आर मेड। उस मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जिससे ये बने हुए हैं। अब जैसे कि आयरन, या फिर आप स्टील का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों,
नेक्स्ट देखिए, हार्डर देन कंस्टिट्यूएंट मेटल, उस मेटल से हार्ड होंगे जिस भी मेटल से बने हुए हैं। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जो 22 कैरेट गोल्ड होता है, ठीक है, हार्डर होता है किससे? 24 कैरेट गोल्ड से। अब ये तो हमें पता है कि जो ज्वेलरी बनती है वो 24 कैरेट से नहीं बनती है, ठीक है, किससे बनती है? 22 कैरेट से बनती है, क्योंकि 24 कैरेट इतना हार्ड नहीं होता है गोल्ड जो कि ज्वेलरी बना सके, ठीक है, इसीलिए 22 कैरेट का यूज़ किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि 24 कैरेट से हार्ड होता है। 22 कैरेट मीन्स कि अपने कंस्टिट्यूएंट मेटल से हार्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोजन करने में ज़्यादा रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास होता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किससे बना हुआ है? आयरन, निकल, क्रोमियम, ठीक है, और कार्बन, इन सबको मिक्स करके, ये सारे मेटल्स को मिक्स करके क्या बनाया हुआ है? स्टेनलेस स्टील बनाया हुआ है, जो कि मोर रेजिस्टेंट होता है कोरोजन के लिए। अब आता है हैव लोअर एमपी, इनकी जो एमपी होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, कम होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, हार्ड होता है, ठीक है। हमें पता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन जिस भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ये बनेंगे, अलॉयज बनेंगे, वेदर इट्स अ मेटल, नॉन मेटल, उससे भी कम इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। लास्ट आता है, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू कंस्टिट्यूएंट्स। जिन भी कंस्टिट्यूएंट से बने हुए हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, मीन्स कि दे विल हैव हायर दैट कंस्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं हम, जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लेकिन उन्हीं कंस्टिट्यूएंट से जब कोई अलॉय बना होता है, ठीक है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? सो दीज आर अलॉयज, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। सो होप आप लोग घर पे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, और अगर नहीं भी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी सीरियस फॉर क्लास 10th के लिए। दिस इज़ योर बोर्ड एग्जाम्स, तो थोड़े से सीरियस हो जाए, ज़्यादा भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, हर वक्त पढ़ना भी अच्छा नहीं होता, बट स्टिल you should give more time for your studies. Okay students, so after checking the definition of alloys and the properties of alloys, let's see the uses of alloys. सबसे पहले आता है ब्रास, जो कि कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, ठीक है। किस लिए यूज़ किया जाता है? कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, कुकिंग यूटेंसिल्स बनते हैं, एंड ऑल्सो फिटिंग ऑफ फैंसी लैम्प्स की फिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रोंज, कॉपर और टिन का बना होता है, किस लिए यूज़ करते हैं? जो कि स्टैचूज बनाए जाते हैं, ठीक है, स्टैचूज या फिर कॉइन्स बनाए जाते हैं, वो किस अलॉय का यूज़ किया जाता है? ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता है, एंड दैट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट आता है सोल्डर पीबी एंड एसएन, सोल्डरिंग एलिमेंटल वायर्स को साथ में लाने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए इस अलॉय का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें पीबी और एसएन इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट आता है अलॉयज ऑफ गोल्ड, जिसमें सिल्वर और कॉपर इंक्लूड होते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। 4 कैरेट गोल्ड जो होता है वो ज्वेलरी बनाने के लिए सुटेबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो उस गोल्ड को हार्ड बनाने के लिए 22 कैरेट बनाया जाता है, जो कि एलॉय होता है, जिसमें सिल्वर और कॉपर मिक्स कर देते हैं ताकि जो ज्वेलरी हमारी स्टेबल हो जाए, हार्ड हो जाए, ठीक है। तो इसलिए देयर इज एन एलॉय यूजिंग इन द ज्वेलरीज। नेक्स्ट आता है अमलगम उस तरह का एलॉय होता है जिसमें एक कंस्टिट्यूएंट कैसा होता है? मरकरी होता है, ठीक है। वो एलॉय जिसमें एक कंस्टिट्यूएंट क्या इंक्लूड किया गया है? मरकरी को इंक्लूड किया गया है, वो एलॉय क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है, ओके। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आयनिक कंपाउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी हैव कंप्लीटेड मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इसी तरह से नॉन मेटल्स भी देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली। अब देख लेते हैं व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। अब बात वहीं पर आ जाती है, उधार लेना उधार देना, ठीक है। तो लेट्स सी आयनिक कंपाउंड, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
क्या कह रहा है, वो केमिकल बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से, ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम पर, इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। वो केमिकल बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है क्या कहलाता है, आयनिक कंपाउंड कहलाता है। अब सपोज कि वही एक पर्सन ने पैसे दिए हैं, दूसरे ने लिए हैं पैसे, तो जो पैसे दे रहा है, उधार दे रहा है, वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो कि उधार ले रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन गया, एक बॉन्ड बन गई। बॉन्ड मतलब इस तरह से कि वो बार बार कॉल करके कहेगा कि भाई पैसे कब लौटाओगे, ठीक है, तो उसी तरह का एक बॉन्ड बन गया। अब एक कनेक्शन है कि डेली उनके बीच में, दोनों ही पर्सन्स के बीच में एक इंट्रैक्शन होता रहेगा कि हाँ भाई मैं पैसे कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक आयनिक बॉन्ड बनता है, या फिर हम कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड बनता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। वी हैव हियर NaCl, बेस्ट एग्जांपल इज NaCl। कहीं पर भी आयनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल देना हो, आपने कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल उठा के रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 2,8,1 आता है। ओके, अब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है। जाहिर है अब ये तो किसी से जाके 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बल्कि क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, लूज कर देगा, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, माइनस कर दिया। कितने हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, 2,8। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो कौन सी कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी जो ऑक्टेट है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह से Cl है, Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 हो गया। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स तो किसी को जाकर नहीं देगा, जाहिर है मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एटम जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्सन को या उतने 7 पर्सन को क्यों देगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, खाली पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा है, तो वो ज़रूर उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, साथ ही साथ अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 2,8,8 अब इसकी ऑक्टेट भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। सोडियम ने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली, क्लोरीन ने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। अब बॉन्ड कैसे बनता है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है, ठीक है। इसने उठा के यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया। जब ये यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा तो यहाँ पर बन जाएगा Na पॉजिटिव, ओके। साथ ही साथ Cl कैसा बनेगा, Cl नेगेटिव बन जाता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है उतना ही पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर आ जाता है, ओके। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन चुका है, क्या बन जाएगा, NaCl, जो कि आयनिक कंपाउंड, या फिर कह सकते हैं कि इसमें आयनिक बॉन्ड बनाया है, ठीक है। आया समझ में। सो दीज आर आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के थ्रू बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने से और गेन करने से बनते हैं, ठीक है। आया समझ में। कोई भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, कोई भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। अब बात करते हैं अगर प्रॉपर्टीज़ की, ओके। आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं क्योंकि इनके जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं
ठीक है, अपोजिट चार्ज आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे होते हैं, इसलिए कैसे सॉलिड्स बनाते हैं, क्रिस्टल सॉलिड्स बनाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओके, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने से और गेन करने से क्या होता है, बनता है। सो दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। नंबर 3 अगर हम देखते हैं, दे आर soluble in water and insoluble in organic solvent। ठीक है, क्या करते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर CH2 देख लें, अल्कोहल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कैसे हो गए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करते हैं, जब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वाटर के अंदर डिसॉल्व करने से क्या होता है, जो कि इनका पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव आयन है, जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, दोनों ब्रेक हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, चार्ज फ्री हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो। वी हैव ऑलरेडी सीन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स हम देख चुके हैं, लाइक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, लेट्स सी NaCl के एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने देख लिया था कि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको दे दिया, Cl को दे दिया। ठीक है, और Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने Na से इलेक्ट्रॉन लेकर गेन करके क्या कर लेता है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। हियर वी हैव KCl। ठीक है, अब K के केस में अगर हम देखें, ठीक, जो पोटेशियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19 होता है। अब अगर आप इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2,8,8,1 मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, ऑब्वियसली हमें पता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स आकर नहीं देगा, इसको ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम Cl की बात करें, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, सो 2,8,7। ओके, अब यहाँ पे Cl के आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद क्या बनाता है, K पॉजिटिव बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बनाता है, Cl नेगेटिव बनाता है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे K का एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। ओके बच्चों, अब यहाँ से K ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया। इसका डायग्राम बना दो, क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कुछ इस तरह से आपको ये कंपाउंड दिखाई देता है, और कैसे लिख दोगे, KCl करके इसको लिख दोगे। ठीक है, आया समझ में? तो आपको सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर्स याद रखने हैं, एटलीस्ट 30 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, होप अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आप लोग को समझ में आया हो। नाउ लेट्स सी 2 वेरी शॉर्ट टॉपिक्स। बहुत ही शॉर्ट हैं टॉपिक्स, इजी हैं, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन 7th 8th क्लासेस में। ठीक है, और 9th में। लेट्स सी मिनरल्स, द नेचुरल मटेरियल्स इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड्स, मीन्स कि वो नेचुरल मटेरियल्स जिसमें मेटल्स और उसके कंपाउंड पाए जाते हैं इन अर्थ। कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ में। क्या कहलाते हैं, मिनरल्स। मीन्स कि आप कह सकते हो कि नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स होते हैं मेटल्स, जो कि अर्थ में पाए जाते हैं।
मेटल्स या फिर उसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं, क्या कहलाएंगे, मिनरल्स कहलाएंगे। इसी तरह से अगर हम ओर्स को देखें, दोज मटेरियल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट। ओर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जिसके अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, मेटल्स को निकाला जा रहा है कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली कन्वीनियंटली, आसानी के साथ आप मेटल को जो है बाहर निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। और प्रॉफिटेबली मीन्स कि कुछ इस तरह से कि उससे आपको बेनिफिट हो, फायदा हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। आर कॉल्ड ओर्स, क्या कहलाते हैं, ओर्स कहलाते हैं। अब टाइप्स ऑफ ओर्स देख लेते हैं, जैसे कि डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट ओर्स होते हैं, ठीक है, जो Al2O3.2H2O एज बॉक्साइड इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बोनेट, और कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इंक्लूड होता है। सल्फाइड ओर्स की बात करें सिनेबार और आता है HgS, ठीक है। नेक्स्ट हैलाइड ओर की बात करें तो NaCl आता है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी शॉर्ट टॉपिक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू हैव टू डू नथिंग विद इट, सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन तैयार कर लें और कुछ टाइप्स ऑफ ओर्स तैयार कर लें, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या होता है, द वेरियस प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस अलग अलग इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रॉम देयर ओर्स। अभी हमने देखा ओर्स में कि ओर्स क्या होते हैं जिनसे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग वो प्रोसेसेस जो कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग करते हैं, क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। नाउ देयर आर सम स्टेप्स इन मेटलर्जी, मेटलर्जी में कुछ स्टेप्स होते हैं दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट यू कैन स्क्रीनशॉट इट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देयर इज नथिंग इन दीज टॉपिक्स, ये 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं आपके चैप्टर में जो कि बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स हैं, आपको सिर्फ डेफिनेशन से याद होनी चाहिए, थोड़े से स्टेप्स या फिर एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए, ओके, बाकी आपका काम हो जाएगा। सो वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज मेटलर्जी, मेटलर्जी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो दैट व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। अब मेटलर्जी तो हमें पता चल गई है, ठीक है, क्या होती है, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम ओर्स, और मिनरल्स के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्टेप्स इन मेटलर्जी में फर्स्ट ही आता है एनरिचमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ओर ड्रेसिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम दैट मेटल, जब हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, अब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ तो रहेंगी, ठीक है, तो उन इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, गैंग को सेपरेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो भी हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया है, क्या कहलाता है, एनरिचमेंट कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है, जो भी ओर है उसमें से। इसमें क्या होता है, वो प्रोसेस जो कि किसी भी ओर में से रिमूव करता है गैंग या मैट्रिक्स को। गैंग या मैट्रिक्स देख लेते हैं, वो वाला गैंग नहीं है भाई आजा लड़ लेते हैं, गुंडे वाला गैंग नहीं है, ठीक है। गैंग क्या होता है, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज। अब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया मेटल को, या फिर आप ये कह सकते हैं कि और की बात करें अगर, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज तो रह ही जाएंगी। कुछ इम्प्योरिटीज जो कि रह जाती हैं, किस फॉर्म में होती हैं, क्या कहते हैं उसको, गैंग कहते हैं, ठीक है। अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, ठीक है, जो कि सैंड हो गया, या फिर रॉकी मटेरियल्स हो गया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि किरकिरी आ गई है, ठीक है, दैट इज अर्दी पार्टिकल्स हो सकते हैं, लाइमस्टोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी ओर्स निकाले हैं, एनरिच किए हैं, ठीक है, उसमें से कुछ भी हो सकता है। ये सारे क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं या मैट्रिक कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए हम किस स्टेप का यूज करते हैं मेटलर्जी के, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, या फिर ओर ड्रेसिंग कहलाएगा, या फिर एनरिचमेंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। देखिए कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि हम मान लें Fe है, Zn है, Pb है, Pb है, ठीक है। ये क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव सीरीज क्या कहलाती है, जो कि अबव मेटल्स है, स्टार्टिंग में मेटल जो रखे, अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मींस कि नीचे की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, रिएक्टिविटी कम होती है।
लेकिन ये मेटल्स ऐसे हैं जो कि मिड ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज रखे हुए हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी ना ही तो बहुत ज़्यादा कम है ना ही तो बहुत ज़्यादा हाई है। कैसी है? मॉडरेट है। कैसी रिएक्टिविटी है? मॉडरेट है। अब ये मेटल्स जो हैं, या तो ये सल्फाइड या फिर कार्बोनेट ओर्स में पाए जाते हैं, जो कि हार्डली इनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो सकता है, या ये कह सकते हो कि अगर हम मेटल को ऑक्साइड से क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मीन्स कि इनके ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान होगा, ना कि सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स से। ठीक है, जो कि ऑक्साइड ओर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ईजिली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट जो होते हैं ऐसे ओर्स मेटल को ईजिली एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जो ये सल्फाइड और कार्बोनेट ओर हैं, रिडक्शन करने से पहले, रिड्यूस करने से पहले मेटल को इनको ऑक्साइड ओर्स में चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। ठीक है, इन प्रोसेसेस के थ्रू सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड ओर्स में चेंज करेंगे, उसके बाद मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दीज आर द 2 स्टेप्स इन मेटल। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब क्या कह रहा है, रिडक्शन ऑफ हीट अलोन। रिडक्शन ऑफ हीट अलोन से क्या मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो कंपैरेटिवली अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक, इसमें क्या है, अनरिएक्टिव मेटल्स हैं लगभग, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं और इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके ऑक्साइड से, ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड से मेटल को बहुत ईजिली रिमूव कर लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हीट करने पर। क्या करने पर? सिर्फ और सिर्फ हीट करने पर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, HgO है, ऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ से हमने मेटल को क्या कर लिया, अलग कर लिया, Hg को अलग कर लिया और ऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हीट किया। इसी तरह से Cu2O, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड आ गया, यहाँ से 4Cu अलग कर लिया और ऑक्सीजन अलग कर ली। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है कि आपको सिंपली हीट करना है। सिर्फ हीट करने से जो कि ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, मेटल्स को रिमूव कर देते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमिकल रिडक्शन। अब केमिकल रिडक्शन कैसे करेंगे, रिडक्शन बाय कार्बन और रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, दोनों तरह से हो सकता है। रिडक्शन बाय कार्बन भी हो सकता है, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम भी हो सकता है। रिडक्शन बाय कार्बन देखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बन में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि Fe था, Pb था, Cu था, ये सारे क्या है, मॉडरेटली हैं, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में मिड में आ रहे हैं, ना ही तो हाईली रिएक्टिव है ना ही तो लेस रिएक्टिव है। यहाँ पर कार्बन के थ्रू क्या हो सकता है, इनका रिडक्शन हो सकता है। कार्बन किस फॉर्म में है, यहाँ कोक की फॉर्म में है। ठीक है, किस फॉर्म में है, कोक की फॉर्म में है। कार्बन यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करेगा, जिंक ऑक्साइड के साथ क्या कर लेगा, खुद का ऑक्साइड बना लेगा और जिंक मेटल को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अब इसी तरह से देखते हैं एल्यूमिनियम के लिए, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। यहाँ पर जो ऑक्साइड्स हैं एल्यूमिनियम पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर यूज करेंगे जो कि इसके साथ रिएक्ट करके मेटल को अलग कर लेगा और अपना ऑक्साइड अलग बना लेता है, साथ ही साथ हीट भी रिलीज करता है। ठीक है, क्या रिलीज करेगा, हीट भी रिलीज करेगा। दैट मीन्स ये किस तरह की रिएक्शन है, थर्माइट रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, थर्माइट रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर हीट भी रिलीज हो रही है। ठीक है, और एल्यूमिनियम का हम क्या यूज कर रहे हैं, पाउडर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिडक्शन बाय कार्बन और रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम क्या कर सकते हैं, हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रो से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके रिडक्शन कराया जा रहा है। लेट्स सी, कार्बन कांट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ Na, Mg, Al, Ca, etc. इन मेटल्स के ऑक्साइड्स को क्या नहीं कर सकता, रिड्यूस नहीं कर सकता कार्बन। ठीक है, टू रिस्पेक्टिव मेटल बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी
फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर ऑक्साइड ऑक्सीजन, देन कार्बन। ठीक, आप ये भी कह सकते हो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सो दीज हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन सॉल्ट्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मॉल्टन सॉल्ट्स में, इलेक्ट्रिक करंट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट किस काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। क्या किया जाता है कि कार्बन अब इनको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, जैसे कि आपका Na हो गया, Mg हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, Ca हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज करेंगे। अब सपोज वी हैव NaCl हियर, ठीक, यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट आपने इसमें अप्लाई किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आप इसको क्या करते हो, ब्रेक करते हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेपरेटली क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है मेटल्स को सेपरेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। जो कि काम कार्बन नहीं कर सकता, वो काम किससे हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से लेते हैं, ठीक है। बच्चों समझ में आया? आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ साइड बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स भी हमने पढ़ दिया है, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसी तरह से नॉन मेटल्स भी देख लिए हैं, कुछ और टॉपिक्स भी देख लिए लाइक मेटलर्जी, ठीक है, मिनरल्स, ओर्स, ये सारी चीज़ें। अब कुछ शॉर्ट कह सकते हो या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कह सकते हो, जो कि 1 और 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देयर आर 5 क्वेश्चंस, 1 और 2 मार्क्स में आते हैं। हो सकता है आपको डिफाइन में पूछ लिया जाए, ठीक है, या हो सकता है आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, डिफाइन मिनरल्स एंड ओर, गिव 1 एग्जाम्पल ईच। मिनरल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली ऑकर्ड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ में। और ओर्स क्या होते हैं, तो मिनरल्स जो कि जिससे कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हो, एक आध एग्जांपल दे दो मिनरल के लिए, Al2O3.2H2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ओर के लिए Fe2O3 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वाई आर आयनिक कंपाउंड सॉलिड एंड हार्ड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड और हार्ड क्यों होते हैं, तो रीज़न इज दैट कि इनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग स्टैटिक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। मींस कि जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। यू कैन गिव दिस एज रीज़न, ठीक है। वाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, वेरी सिंपल, बहुत आसान है कि ये क्या देते हैं, आयनिक कंपाउंड्स देते हैं। मींस कि इनके जो चार्जेस हैं वो फ्रीली मूव कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर लेते हैं, इसलिए मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाई इज सोडियम कैप्ड इन केरोसिन। मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सोडियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इवन आप उसको अपने पाम पे भी रखोगे, हथेली पर भी रखोगे, तो क्या कर जाएगा, एयर से, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन और एयर से रिएक्शन होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेम 2 मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। 2 मेटल्स कौन कौन से हैं, कॉपर हो गया एंड सिल्वर हो गया। कॉपर और सिल्वर डाइल्यूट HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आप इसको एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग प्रैक्टिस करिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम 3 मार्क्स क्वेश्चन। 3 मार्क्स क्वेश्चंस में देख लीजिए, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की 3 प्रॉपर्टीज आप कोई भी दे सकते हैं, जो भी आपको 3 याद हो, जस्ट लाइक दे हैव हाई MP एंड BP, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जो भी आपको याद हो, या फिर डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। आप ये सारे प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। इसमें आप मेटलर्जी के स्टेप्स क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। एनरिचमेंट वाला पार्ट मेंशन करते हो, या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मेंशन कर सकते हो, रिडक्शन ऑफ मेटल्स मेंशन कर सकते हो, ठीक है, बाय ऑक्साइड और कार्बोनेट, जो भी हमने अभी देखे थे, ठीक है।
नेक्स्ट आता है वाई आर एलॉयज यूज, एलॉयज को क्यों यूज करते हैं? टू एग्जाम्पल्स, एलॉयज को इसलिए यूज करते हैं फॉर हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो टू एग्जाम्पल्स आप कोई भी दो ले सकते हो, ब्रास ले सकते हो, ठीक है, या फिर स्टेनलेस स्टील ले सकते हो, स्टेनलेस स्टील। ओके, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एलॉयज। जो भी आपको अभी तक मैंने पढ़ाया है ये सारे क्वेश्चन सारे उसी में से हैं, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आउट नहीं है कि आपको नहीं समझ में आए। स्टिल इन क्वेश्चंस में से आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन कमेंट मी डाउन, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा में कोई टॉपिक पूछना है तो वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है, मैं अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगी। ओके, टिल देन just practice these questions, you can screenshot it and do subscribe and like my channel. Okay, thank you.